हेलो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है व्यूअर्स, उसमें हमारे टॉपिक का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी जिसे हम शॉर्ट वर्ड्स में उसको मेडिकली टर्म में हम यूज़ करते हैं ADHD। आइए आज हम मिस हमारा से बात करते हैं। मिस हमारा को आप हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में पहले भी देख चुके हैं और आज भी इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मिस हमारा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ADHD है क्या। मिस हमारा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र। आपको अपने इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम वेलकम कहते हैं और हमें बताइएगा मैम कि ये है क्या चीज़, क्या है ये ADHD जो हम उर्फ़ आम में मेडिकली टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल से बताइएगा। अच्छा, ADHD जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। सही। और जैसे हमने अपनी पिछले एपिसोड में बात की थी कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल की कैटेगरी होती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी कि वो क्या है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, बट ये कि वो परसिस्टेंट होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं, ज़िंदगी भर चलने वाले होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, उनका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं होता, उनकी मैनेजमेंट होती है। सो उन्हीं की कैटेगरी में ADHD फॉल करता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ये सारी ज़िंदगी चलेगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होता है, ये बिल्कुल हम इसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सही। फिर इसकी ट्रीटमेंट होती है। अब ADHD है क्या? तो ADHD जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि एक पैटर्न चलता हुआ आता है इनअटेंशन का, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का, जो कि आपकी लाइफ पर, आपकी फंक्शनिंग पर अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे सोशल लाइफ हो गई, आपकी समाजी ज़िंदगी है, आपकी जो है वो कॉग्निशन, सोचने समझने की सलाहियत, इमोशनल फंक्शनिंग, आप इमोशंस को रिकग्नाइज करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, ये जो आपकी लाइफ होती है इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक दिमागी प्रॉब्लम है। तो जब दिमाग में कोई एक प्रॉब्लम होता है तो बहुत कम उसको दिमाग के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि ब्रेन वायरिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसी कोई दवाई है, ऐसी कोई सर्जरी है, ऐसा कोई मेडिकल अभी तक सामने प्रूवन नहीं है, कोई अभी तक सामने नहीं आया है कि जिसकी बेसिस पे हम ये कह दें कि ये दवाई खाने के बाद आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। सही। सो ये उसकी कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसके 3 मेन सिम्टम्स हैं, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन, ठीक है, जिन पे ADHD बेस करता है। अब ये क्या है? हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? गैर ज़रूरी तौर पे फाल होना, मतलब आपका बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रहना, आप नहीं बैठते एक जगह पे टिके, आप बार बार रिपीटेशन में कहीं जाना है। आउट ऑफ सीट बिहेवियर बच्चों का बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि एक काम कर रहे हैं उसको छोड़ के फ़ौरन से दूसरे काम की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ बैठे हैं तो वो एक सिटिंग टॉलरेंस होता है ना, आधे घंटे के लिए बच्चा एक पीरियड अटेंड करता है बैठ के, 25 मिनट्स का एक पीरियड अटेंड करता है। जब वो शिफ्टिंग हो रही होती है दूसरे पीरियड की तरफ तो फिर वो उठते हैं, फिर वो इधर उधर जाते हैं, देखते हैं। पर इन बच्चों का सिटिंग टॉलरेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये हाइपर एक्टिव होते हैं, ये चलते फिरते, चढ़ना उतरना, भागना, खेलना कूदना, इनकी रेपिटेशन पे रहता है ये। या फिर जैसे दूसरे लफ्जों में हम डिस्ट्रैक्टेड कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक अलग दूसरे पार्ट में आता है। ये हाइपर एक्टिविटी जो होती है ना, ये बस एक एनर्जी होती है एक्सेसिव। ज़्यादातर वालिदैन आके कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बुखार में भी नहीं सो रहा है। बच्चे को बुखार है पर फिर भी वो ना उठ के भाग रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, बात कर रहा है। और जब एडल्ट में थोड़ा सा जाते हैं तो इनकी कंप्लेंट्स इस तरह से आना शुरू होती हैं कि ये बहुत बातें करते हैं, ये रुकते नहीं हैं, ये सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हर चीज़ करना, एक्सेसिव एनर्जी होती है। सही। फिर जब हम इनअटेंशन की बात करते हैं तो जो आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन होती है, फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सही। इन बच्चों को जो है हम खिड़की के पास नहीं बैठा सकते क्योंकि काम करते करते फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ होगी कि बाकी बच्चों को अफेक्ट नहीं करी पर उस बच्चे को बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी। तो जितनी डिस्ट्रैक्शन होगी बच्चा फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चला जाएगा। इनअटेंशन, ज़्यादा क्लियरली हम इंस्ट्रक्शन उनको देनी पड़ेगी कि ये टाइम है, बार बार देनी होगी, पॉज लगा के देनी होगी, उनको टाइम देना होगा कि वो समझें उस चीज़ को। क्योंकि वो जो है इनअटेंशन में ये होता है कि वो ज़्यादा जल्दी समझ नहीं सकते कि क्या है,
ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है उसमें। फिर इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब ये होता है कि आप बहुत जज्बात में आके जल्दी जल्दी ना हर चीज़ सोचते हैं, करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने सवाल पूछा, सवाल ख़त्म होने से पहले ही जवाब दे देना। यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं, वेट नहीं होगा कि मैं जब इनकी बात ख़त्म हो तो मैं बात करूँ, फ़ौरन से इंटरप्ट कर देंगे। न्यूरोटिपिकल बच्चों की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, हम उन्हें एक बार मना कर देते हैं कि बेटा रुको 1 मिनट, हम बात कंप्लीट करें फिर मैं आपको जवाब देती हूँ, तो वो वेट कर लेते हैं। बट जब हम ADHD की बात करते हैं तो बच्चा वेट नहीं करता, वेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है बच्चों को। टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता कि मेरी टर्न है उसके बाद आपकी टर्न आएगी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत इनमें प्रॉब्लम होती है, डेफिसिट आता है कि ये नहीं कर पाते हैं। आपके मुंह के पास आके आपको सुनेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैं इंटरप्ट करूँ, सवाल खत्म होने से पहले इंटरप्ट कर देंगे। आप और मैं बात करें, बीच में आके बार बार बोलेंगे, बार बार अपनी बात करेंगे। तो ये इम्पल्सिविटी होती है। और इम्पल्सिविटी अगर बड़ों में हम देखें तो बड़ों में इस तरह से देखी जाती है कि वो रिस्की बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि सोचे समझे बगैर डिसीजन ले लिया, इम्पल्सिवली, बस अभी चाहिए, अभी करना है तो ये अभी ही होगा, फ़ौरन उसी वक्त चाहिए होता है। तो ये जो कोर सिम्टम्स हैं ADHD के, इन पे बेस करता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सही, ओके। मिस हमारा हमें ये बताइएगा कि ADHD की कोई ख़ास एग्ज़ाम होती हैं? ADHD की कोई ख़ास एग्ज़ाम नहीं होती, एक टाइप, एक प्रेजेंटेशन होती है जैसे हम कहते हैं कि उसमें ये होता है कि 3 तरह की होती हैं। सही है। एक होती है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव टाइप, एक होती है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, और तीसरी होती है कंबाइंड टाइप। तो ये 3 टाइप की प्रेजेंटेशन होती हैं। तो जो सबसे पहले वाली मैंने नाम ली प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप, उसमें ये होता है कि आपके, जैसे मैंने हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के कोर सिम्टम्स बताए हैं ना कि ये अलामात होते हैं इनके, कि जल्दी से डिसीजन ले लेना, इम्पल्सिवली, हाइपर एक्टिव रहना, बात करना। तो वो वाली चीज़ें क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रैक्ट होने के, अटेंशन पे नहीं कर पाते इसके, तो ये वाली ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं ADHD हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव टाइप है, ठीक है। और दूसरी जो टाइप मैंने आपको बताई वो है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप। उसमें क्या होता है कि एज कम्पेयर टू ऊपर वाले के हाइपर एक्टिविटी के, ये दूसरी टाइप में ये होता है कि इसमें इनअटेंशन ज़्यादा होती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, अटेंशन पे नहीं कर पाता। जहाँ पे आपको मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, आपके दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ काम करने में, कुछ पजल सॉल्व करने में, कुछ होमवर्क करने में, टास्क को ऑर्गेनाइज करने में। सो वो क्या होता है, इनअटेंशन उनमें ज़्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू हाइपर एक्टिविटी के। तो हम उनको क्या देते हैं, ADHD विद इनअटेंटिव टाइप, ठीक है, या इनअटेंटिव टाइप ADHD है इस बच्चे को। फिर तीसरा आता है कंबाइंड टाइप, मतलब दोनों प्रीडोमिनेंटली नजर आ रही है, इनअटेंशन भी नजर आ रही है और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी भी नजर आ रही है। मतलब ये सारा बहुत ज़्यादा 6 महीने से नजर आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये कंबाइंड टाइप ADHD है, दोनों प्रीडोमिनेंटली है, मतलब बज़ाहिर देखने में सारे क्राइटेरियाज दोनों के फुलफिल हो रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी के भी हो रहे हैं और इनअटेंशन के भी हो रहे हैं। तो ये क्या होती है, कंबाइंड टाइप होती है। तो ये 3 तरह के ADHD के डायग्नोसिस होते हैं कि या तो प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप है, या फिर प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप है, जैसे हमने ऊपर अलामात पढ़े इनअटेंशन के जो मैंने आपको बताया, और या फिर कंबाइंड टाइप है कि ये दोनों का ही मिक्सचर है, मतलब ये ADHD कंबाइंड टाइप है, दोनों इसमें फुलफिल हो रहे हैं क्राइटेरिया। ओके, हमें ये बताइएगा कि ADHD के प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम होता है उसके रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं? ठीक है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ADHD न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हम ये नहीं कह सकते कि बस इसकी वजह से ये हुआ था। सही, जैसे डायबिटीज़ हो गए, कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आप ये कह सकते हो मेडिकल हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये रीज़न था, इसकी वजह से ये मेडिकल कंडीशन आ गई हमारे पास। पर जब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें कोई क्लियर कट नहीं हम कह सकते कि ये वजूहात हैं, पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इसकी तरफ, ADHD की तरफ। उसमें क्या है, जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है और प्रीनेटल है। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स ये है कि आपकी जीन्स में रन कर रहा है, ठीक है।
मतलब कि आपकी जीन्स में आ रहा है कि एक पहले भी ये तो अपने दादा पे गया है। इनके दादा बहुत जज्बाती थे, हाइपर एक्टिव थे, वो एक जगह पे रुक के काम नहीं कर सकते थे, मतलब कि वो एक कंप्लेंट नजर आती है। बट उस टाइम पे डायग्नोसिस नहीं होते थे, DSM इतना नहीं फॉलो होता था, तो वो डायग्नोसिस का पता नहीं चलता था। बट जीन्स में रन कर रही है उनके, जी मेरे भाई को भी है, हाँ वालदा आके बता रही है मेरे भाई को है, मेरी फैमिली में भी इसी तरह की कंप्लेंट्स हैं, पर डायग्नोसिस नहीं हो गए उनके। तो क्या है, आपकी जीन्स में चलता हुआ आ रहा है। फादर मदर को कोई, हमारा मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि जो जैसे हमने अभी बात की कि फोर फादर्स में कहीं पे ये था प्रॉब्लम, तो उस वक्त एक तो हमने रीज़न ये बताई कि उस वक्त तक शायद इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी लोगों को, ठीक है, कि वो उसको तशखीस करवाई, या उन्होंने एक मामूली सी बात की ठीक है ये थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाला है या थोड़ा इनकी नेचर ऐसी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये चीज़ पहले थोड़ी कम थी और जनरेशन वाइज ग्रो कर गई है? ग्रो कर गई, इसका भी आगे मैं रीजन बताती हूँ कि ये क्यों ग्रो कर गई है, क्यों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स मतलब ये ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और इसका रीजन भी है कि ये अब क्यों ग्रो कर रही है, ये डे बाय डे इतना क्यों बढ़ रहा है, ऑटिज्म इतना क्यों बढ़ रहा है, ADHD इतना क्यों बढ़ रहा है। ऑटिज्म और ADHD ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अच्छा, तो हम जो जेनेटिक्स की बात कर रहे थे कि जीन्स में चलता हुआ आ रहा था, अगर पेरेंट्स में से है तो बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी ADHD हो, ठीक है, या बहन भाई में से किसी को है तो उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। वो क्या फैक्टर्स होते हैं? अब आप देख रहे हैं कितने प्रिजर्वेटिव फूड्स आ रहे हैं हमारे पास, ऐसे खाने आ रहे हैं जो फ्रोजन होते हैं, हम रख दें हफ्ता हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मतलब ये होता है कि साल 6 महीने की भी किसी फूड की गारंटी होती है कि आप ये रखें। ऐसा होता है मोस्टली, मतलब तकरीबन 6 महीने साल का तो उनका टाइम पे वो स्टैंप लगी होती है कि हाँ, 2022 में बना, 2023 के एंड में आपका ये खत्म एक्सपायर हो जाएगा। तो आप खुद सोचो उसमें कितना केमिकल होगा। हम घर की बनी हुई चीजें इतने टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सही, ठीक है, तो क्या है, केमिकल्स हैं। हम अपने बालों में शैम्पू कंडीशनर लगा रहे हैं, क्या है, केमिकल है। टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, केमिकल है। और इससे ज्यादा कहीं जो हम अपनी खाद वगैरह में यूज करें, कितने केमिकल्स यूज होते हैं। क्या हम जो ऑर्गेनिक ले रहे हैं वो प्योरली ऑर्गेनिक है या नहीं है? जो हम सब्जियां खा रहे हैं वो क्या है, वो भी केमिकल से बन रही है। कितना हमारा एक्सपोजर है केमिकल्स के साथ। उनकी ग्रोथ केमिकल से हो रही है, उनकी जो बाद में उनकी केयर हो रही है, बट उससे पहले जो हम खा रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन में चांसेस क्यों ज्यादा हैं, या अब जो जनरेशन आ रही है उसमें चांसेस क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि हमारा एक्सपोजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतना ज्यादा है केमिकल्स के साथ कि हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से हमारी लाइफ पर अफेक्ट करें। बट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादातर हमारी स्टोर होता रहता है हमारी बॉडी में। हमारी स्लीपिंग रूटीन, हमारे खाने का पैटर्न, ये टोटली चेंज हो गया। हम एक बहुत अलग से एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर गए। पहले ऐसी चीज होती थी बट बहुत कम नजर आता था। एक तो अवेयरनेस नहीं थी, ऊपर से बहुत कम नजर आती थी चीज। अब ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या है, हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं कि इन चीजों की वजह से ये जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं बाकायदा बच्चों में। फिर कुछ प्रीनेटल इश्यूज आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल, मेडिकल, मदर की बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, किसी चीज़ की कमी हो गई है, या बच्चे को कोई हेड इंजरी हुई है, कोई वूम में ही कोई इस तरह के इश्यूज देखे जाते हैं, तो उनकी वजह से भी मे बी लीड कर सकता है कि आपका ब्रेन जो है उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है, और आफ्टर बर्थ भी ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट चलती रहती है, तो उसमें अगर कोई डिले या डेफिसिट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में बचा जा सकता है। हमारे यहाँ मोस्टली कहा जाता है छोटे बच्चे जो होते हैं जब तक वो अपनी नेक नहीं होल्ड कर सकते, उनको कहा जाता है कि इसके सर को जो है वो बहुत संभाल के आपने पकड़ना है। गोद में उठाएं तो बच्चे की नेक के नीचे, स्पेशल उसके सर के नीचे एक हाथ रखें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चे की, क्योंकि उसकी न्यूरो डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें अफेक्ट होता है उसका। जी, क्योंकि ब्रेन में वो फ्लूइड होता है, वो बन रहा होता है, वो आगे प्रोसेस हो रहा होता है बच्चे का, तो इसलिए ज्यादा ध्यान रखना है। सही। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ADHD की तरफ। सही।
मिस, हमारा ADHD का कोई इलाज है? ADHD का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि इसे हम फुली क्योर कर सकें, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हम इसे प्रॉपर ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम दे दें और आपकी ब्रेन वायर जो कनेक्शन है जो ऑल्टर हुआ है वो ठीक हो जाएगा। सही, ठीक है, तो ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक, मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ, ADHD में एक चीज़ देखी जाती है कि ADHD का जब तरीका इलाज के बारे में हम बात करते हैं तो ADHD में भी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। सो अब जो बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं कि उनको रिस्की बिहेवियर का पता ही नहीं है, जैसा कि वो अलमारी पे चढ़ जाते हैं, उनको नहीं पता वो गिर जाएगी, अलमारी गिर जाएगी उनके ऊपर, या वो इस तरह के होते हैं कि जो उनके लिए सेल्फ इंजीरियस होते हैं, कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, या उनके लिए ये हो सकता है कि जानलेवा हो सकते हैं। और फिर जब उन बच्चों को रोकते हैं तो उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनको जो चीज़ करनी होती है वो करनी होती है। तो इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास प्रेफर करते हैं कि आप लेके जाएं उन बच्चों को, या जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं वो उन बच्चों के साथ डील करते हैं। तो इन बच्चों को मेडिसिन दी जाती हैं ADHD हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, नॉन स्टिमुलेंट या कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो डॉक्टर सही बेहतर समझते हैं, वो उस हिसाब से उन्हें प्रिस्क्रिप्शन वो दवाइयाँ लिख के देते हैं। तो ADHD वाहिद एक ऐसा है जिसमें हम दवाई देते हैं, बट उसमें भी क्या होता है कि हम प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि इस दवाई के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा या सारी जिंदगी ठीक रहेगा। वो एक टाइम लिमिट के लिए, जब बच्चे की हाइपर एक्टिविटी या इस तरह के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एक कंडीशन है ना ऑटिज्म, वो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक कंडीशन है, उसकी सिवियरिटी की वजह से बच्चे में क्या आ रहे हैं, बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं। मतलब कि वो अपने आप को या तो मार रहा है, सेल्फ हिटिंग कर रहा है, या ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, या सामने वाले को कोई चीज़ उठा के फेंक के मार रहा है। इस तरह के जो आते हैं प्रॉब्लम्स, उनमें हम जो है वो मेडिकेशन के लिए बच्चे को रेफर करते हैं कि आप मेडिकेशन पे जाएं, लेके जाएं बच्चे को। सही। फिर वो जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो उसके लिए प्रेफरेबल होते हैं कि हम ये कहें कि हाँ ये वाला डोमेन अब डॉक्टर का है, ये वाला हमारा नहीं है, यहाँ से आप दवाई लें, यहाँ से आप थेरेपीज करवाएं। तो वो वाली क्या चीज़ होती है, फिर वो दवाइयाँ वो लिख के देते हैं, साइकेट्रिस्ट लिख के देते हैं। तो जब वो दवाई लिख के देते हैं तो उस हिसाब से फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये एक वाहिद है जिसके सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों के थ्रू, बट कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता ADHD। अगर हम आम लफ्ज़ों में या एक आम बंदे के लिए, एक आम इंसान के लिए अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो शायद ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट फॉर टाइम बिंग, जस्ट फॉर टाइम बिंग, कंप्लीटली नहीं होता जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल वैसा ही अगर बच्चा जो है वो ज़्यादा हाइपर हो रहा है तो उसको हाइपरटेंसी को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा लो करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के कहने पे जी। ये बात याद रखिएगा व्यूअर्स कि सिर्फ डॉक्टर ने आपको लिख के दी है वो मेडिसिन, आप कभी भी इस मामले में ये नहीं कर सकते कि अच्छा मैंने अपने बच्चे को ये मेडिसिन, मेरा बच्चा भी बहुत ज़िद्दी होता था तो मैंने उसको ये मेडिसिन दी थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। कुछ पेरेंट्स भी इस तरह सजेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को भी ADHD था तो डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी थी, आप भी ये वाली दवाई देते। नहीं, जब डॉक्टर कोई दवाई लिख के देते हैं तो वो पूरी प्रोफाइलिंग चेक करते हैं बच्चे की, बिल्कुल, कि आपके बच्चे के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सूट कर सकती है और क्या चीज़ सूट करेगी। तो वो इनिशियली थोड़ा कम ml और फिर इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता उनका जो डोजेज बढ़ाना होता है, कम करना होता है, तो वो एक डॉक्टर समझते हैं। एक बार जाके भी आपने उनके फॉलोअप्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं कि अब इस हद तक कंट्रोल हो गई, इस दवाई से इतना फायदा नहीं हो रहा है। समटाइम्स दवाइयों के बच्चों पे साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। मैं यही बात अभी करने जा रही थी कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि एकदम से इतनी पोटेंसी की मेडिसिन आप दे दें। एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बच्चे को मेडिसिन दे के फिर उसका बिहेवियर चेक किया जाता है कि ये मेडिसिन जो है वो कितना रिएक्ट कर रही है। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उन्होंने इसकी जो डोज है बढ़ानी है या कम करनी है। सही। ओके मिस, हमारा ज़रा ये बताइएगा कि इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हमें किन लोगों की ज़रूरत होती है? अच्छा, इनकी मैनेजमेंट में जो है वो एक टीम काम कर रही होती है। सही। जिसमें अगर हम मेडिकेशन या इस तरफ जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए होते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पोर्ट कोच,
न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स। तो ये टीम होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बिहेवियर जो थेरेपिस्ट हैं वो क्या करती हैं। तो बिहेवियर थेरेपी में आपकी जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे ये बच्चे एकदम से इंटरप्ट कर देते हैं, वेट नहीं करते, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो बिहेवियर थेरेपी में क्या सोशल मैनर्स उनको सिखाने की कोशिश, सोशल मैनेजमेंट, सोशल डेवलपमेंटल स्किल्स उन्हें दी जाती हैं। तो वो किसके थ्रू दी जाती हैं? बिहेवियर थेरेपी के थ्रू दी जाती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? जो एनर्जी होती है उसे चैनलाइज करवाना बच्चे का। अब हम हाइपर एक्टिव बच्चे को बैठा तो नहीं सकते, अगर 15 मिनट हम उसे बैठा रहे हैं तो हमें उसकी एनर्जी यूटिलाइज करवानी है। क्या है? क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन की फंक्शनिंग ऑल्टर हुई थी जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरह से कर रहे होते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कहते हैं? इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करवाते हैं, चैनलाइज करवाते हैं। उनकी एनर्जी, उनमें डिफरेंट उनकी टेक्निक्स होती हैं, जंपिंग करवाना या फिजियो बॉल पे कोई एक्टिविटी करवाना, या उनकी रोप्स होती हैं जिन पे बच्चे को, या स्टेयर्स होती हैं जिन पे बच्चे को ऊपर नीचे चढ़ा के कोई एक्टिविटी करवाना। वो जो एक्टिविटीज प्लान करती हैं वो ज़्यादातर मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। इधर से रिंग उठा के उधर से डलवा दिया, मतलब बच्चे की बस एनर्जी यूटिलाइज करवानी है। ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट इसलिए काम कर रहे होते हैं कि आपकी स्पीच फंक्शनल हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि समटाइम्स बच्चे जो रेपिटेशन पे भी बोल रहे थे, ये दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये समटाइम्स सिर्फ एक वर्ड, 2 वर्ड्स जो फंक्शनल स्पीच की तरफ लेके जाते हैं कि फॉर एग्जांपल वो उनको कुछ चाहिए तो वो कहेंगे ये चाहिए 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 चाहिए, वो एक वर्ड, वो एक ही वर्ड बोल रहे होते हैं। तो उनकी फंक्शनल स्पीच को लेकर आना, उनकी स्पीच को बेहतर बनाना, सोशल स्पीच को करना कि रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव क्या स्पीच होती है, किस तरह से आपको लोगों से बात करनी, किस तरह से लोगों से मिलना है, तो वो स्पीच थेरेपिस्ट उसमें काम कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स कोच का काम ही होता है, जैसे मैंने बताया कि इनकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको यूटिलाइज करवाना। तो स्पोर्ट्स कोच जो है वो उनमें किसी ना किसी डोमेन में या किसी एक्टिविटी में बच्चे को या ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे बच्चे की एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो। सही। फिर हमारे पास आते हैं स्पेशल एजुकेटर्स। उनकी क्या ज़रूरत होती है? उनकी क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ये बच्चे नॉर्मली स्कूल में समटाइम्स नहीं पढ़ सकते। वो क्यों नहीं पढ़ सकते? डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। सही। इनअटेंशन वाला जो एक कोर फीचर था कि वो एक तो एनर्जी अपनी पूरी मेंटल कैपेसिटी नहीं लगा पाते एक एक्टिविटी की तरफ, और दूसरा ये होता है कि उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो खिड़की की तरफ नहीं बैठाना, यहाँ बैठाना है। एक इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए, 1-on-1 सेशन देने के लिए हमें स्पेशल एजुकेटर रिक्वायर्ड होती हैं कि वो अपनी टेक्निक्स के थ्रू एक अटेंशन प्रॉपर बच्चे को दे के एक टेक्निक्स अप्लाई करके बच्चे को एकेडमिक्स की तरफ जो है वो लेके जाएं। बच्चे की जैसे प्री रिक्विजिट्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स डेवलप करवाना और वो सब करवाना। जब बिहेवियर थेरेपिस्ट सेटिंग टॉलरेंस पे काम कर रहे होते हैं तो स्पेशल एजुकेटर का काम ये होता है कि बच्चे को एकेडमिक्स की तरफ लेके जाना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब आपको अल्फ़ाबेट की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, बच्चे को प्रॉपर एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है, तो स्पेशल एजुकेटर इसलिए ज़रूरी होते हैं। तो ये एक प्रॉपर टीम होती है काम करने के लिए। अब टीम में मैं कभी भी पेरेंट्स का नाम मिस नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं टीम का। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा थेरेपी सेंटर, स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं काम कर रहे होते हैं, सेंटर्स में भी काम होता है 4 घंटे के लिए हो जाएगा, 3 घंटे के लिए हो जाएगा। 4 घंटे से ज़्यादा तो कोई टाइम नहीं देता, 3 घंटे से ज़्यादा कोई सेंटर टाइम नहीं देता है। पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है उनके लिए कि वो एक बच्चे पे इतना टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर बच्चा जाता है वालिदैन के साथ। पूरा दिन कहाँ पे होता है? वालिदैन के साथ होता है, फैमिली में होता है। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, क्योंकि बच्चा जो है वो उनके पास रहता है काफ़ी टाइम के लिए। सही। हाँ, तो बच्चा जो है वो उनके पास होता है 24 घंटे के लिए। तो उसमें क्या मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है, क्या आप थेरेपिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, थेरेपी में क्या काम हो रहा है बच्चे के, क्या वो घर पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अगर बच्चे का इस टाइप का बिहेवियर आता है तो आप किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरह से उसे जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अब ये इस वजह से आ रहा है, अब मे बी बच्चे की सेंसरी नीड की वजह से हो रहा है कि वो एक एनर्जी आ रही है इसमें और मुझे यूटिलाइज करवानी है, तो मैं किस तरह से करवा सकती हूँ। रीइंफोर्समेंट का यूज़ मैं किस तरह से कर सकती हूँ कि अगर बच्चा एक काम करेगा तो मैं उसे कैसे दूंगी। घर पे भी आपको एज अ वालिदैन
चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, आपको एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप बच्चे के साथ रखना होता है कि आप ये काम करो, मैं आपको ये दूंगी, आपने ये चीज़ की है, ये वाला बिहेवियर आपका गलत है, तो मैं आपसे ये चीज़ ले रही हूँ। ठीक है, बच्चे को हर वक्त हमेशा देने पे भी फोकस नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें बच्चे से ऑड बिहेवियर पे या मैलअडैप्टिव बिहेवियर पे, जी, कि ये हो कि गिव और टेक, मेरे पास आ भी जाता है अच्छे बिहेवियर पे, पर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो वो छीन भी जाएगा मुझसे। तो ये क्या होता है, ये एक वर्किंग रिलेशनशिप फॉर्म करना होता है बच्चे के साथ। तो क्या वो घर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, आपकी अपनी अवेयरनेस कितनी है बच्चे के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्या एक्सेप्टेंस आ गई है, एक्सेप्टेंस आ गई है तो आप काम किस तरह से कर रहे हो। दूसरा, वालिदैन ये बहुत चीज़ करते हैं कि 1 महीना कंसिस्टेंट नहीं रहते एक थेरेपिस्ट के पास या थेरेपी सेंटर में, वो फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे होते हैं, जिसका क्या इशू होता है, ये होता है कि बच्चा के बिहेवियर और ज़्यादा ऑड हो जाते हैं, क्योंकि ये आप भी किसी नॉर्मल स्ट्रेंजर के साथ जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनसे जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड करने में। तो इन बच्चों को भी इसी तरह टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि 2 महीने 1 महीना तो उन्हें लगता है कि वो उस थेरेपिस्ट के साथ एंगेज हो, वो उनकी बात, उनकी कंप्लाइंस में है, वो उन्हें जानना शुरू करें, फिर उसके बाद काम होता है। बट जो ये बिल्कुल ऐसा ही है मिस हमारा, जिस तरह से हम बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, तो बच्चे को जब वो किसी स्कूल में जाता है उसे टाइम लगता है वहाँ पे एडजस्ट होने में, वहाँ के माहौल के मुताबिक खुद को ढालने में, बच्चों के साथ एडजस्ट होने में, टीचर्स के साथ एडजस्ट होने में, घरों में उनकी टेक केयर करने के लिए बाज़-औक़ात पेरेंट्स जो होते हैं वो हेल्पर रखते हैं, उसके भी साथ उनको अटैच होने में टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप तेज़ी से चीज़ें चेंज करेंगे तो वो बच्चे को इफेक्ट करती हैं। एक तो कंडीशन के साथ है, सही, फिर उसके बाद उस कंडीशन में आप ये वाला चीज़ करें कि फ्रीक्वेंटली थेरेपिस्ट चेंज करें, फ्रीक्वेंटली थेरेपी सेंटर्स को चेंज करें, बच्चे की रूटीन चेंज हो रही है, टाइमिंग चेंज हो रही है, पहले सुबह में ले रहा था आप शाम में ले रहे हैं, पहले शाम में ले रहा था आप सुबह ले रहे हैं, इसकी वजह से भी कुछ बिहेवियर्स बच्चे के नज़र आते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड होना और स्ट्रक्चर को फॉलो करवाना ADHD में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को ये भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी, अपनी चीज़ें रख के भूल जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो पेंसिल, रेजर, ज्योमेट्री बॉक्स भूल जाएंगे, बिल्कुल इनको याद नहीं रहता, लंच बॉक्स भूल कर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें इनको लिस्ट डाउन करवानी होती है, जितनी इनकी रूटीन, जितना इनका डे स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके अपनी चीज़ों को चलेंगे, ताकि इनका जो फॉरगेटफुलनेस वाला है, जो भूल जाने वाला एक सिम्टम है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, वो थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में। तो फ्रीक्वेंटली हम इनके लिए चीज़ें चेंज करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा। सही। उसके अलावा भी मतलब अगर चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से चेंज करेंगे तो वो बच्चे पे ना सिर्फ उनके लिए बच्चे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि उसका बजाय इसके कि वो उसका फ़ायदा हो, उसका उल्टा बच्चे की पर्सनैलिटी पे नुकसान होगा, वो हार्मफुल होगा उसके लिए। बहुत शुक्रिया मिस हमारा, आज के हमारे सेशन में बहुत सारी कीमती मालूमात हमारे व्यूअर्स तक पहुंची। हमारे पेरेंट्स ने जाना कि किस तरह से एक बच्चे को हैंडल किया जाता है, उसको कैसे मैनेज करना है। और ख़ास तौर पर एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगी, बार बार बच्चे के साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनके न्यूरोसर्जन, जो न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, उनको चेंज नहीं करें जहाँ पे जब तक आपको एक डॉक्टर ये बात नहीं कहता कि अब आपको चेंज करना चाहिए, स्विच करें डॉक्टर को, या आप इसकी एक्टिविटीज़ को स्विच करें, तब तक आपको चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं करनी चाहिए, टाइमिंग चेंज नहीं करनी चाहिए, आपको जो आपके कंसल्टेंट्स हैं उनको चेंज नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें उसमें प्रॉपर रहें और कंसिस्टेंसी, जी बिल्कुल, फ्लो जो आपका एक पैटर्न बना हुआ है उसको ना तोड़ें, उसी पैटर्न को हमेशा फॉलो करें। बच्चा आपका मैनेज करना है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप खुद चीज़ों को इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझ के और उनको अपनी ज़िंदगी में लाकर हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सी बिगड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत हो सकती हैं। एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मिस अमारा का बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपके कीमती मशवरों के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.